समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है इस शहर की ही नहीं अपितु इस देश की राजनीतिक क्षेत्र की नहीं बल्कि छात्र राजनीति से शुरुआत कर समाजवादी आंदोलन तक की यात्रा में अपना कुशल नेतृत्व देने वाले सुविख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल। डॉक्टर सुभाष जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सुभाष जी, आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की यात्रा छात्र राजनीति से शुरू की और तभी से इस शहर को चिंतन और नेतृत्व देने की कवायद की। और आपके व्यक्तित्व में वो खास बात रही है कि आपने समय समय पर न केवल समाजवादी दृष्टिकोण रखकर अपितु राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखकर इस शहर को और इस देश को अपना एक मौलिक चिंतन दिया है और अपने अलग ही तेवर दिखाए हैं। आप प्रखर वक्ता भी हैं, तो जो छात्र राजनीति से आपने जो शुरुआत की थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आप कुछ विस्तार से बताइए। विस्तार तो बहुत लंबा विस्तार हो जाता है जी। कुछ शब्दों में ये है कि तरुणाई की उद्दाम उफनती लहरों पर सवार होकर जब आपकी उम्र छोटी है तो आप सब स्वार्थ से इन सबसे मुक्त होते हैं। तब हमने एक भारत, एक नया देश, एक नई दुनिया बनाने का सपना देखा। वो दौर कुछ ऐसा था कि जिसमें राजनीति में मरने के लिए आते थे जी। कॉलेज में लिया प्रवेश, चुनाव जीते तो उस वक्त एक दिल में तड़फ थी, एक ललक थी, लोहिया से प्रभावित थे, वो दौर चला। उसके बाद जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति का दौर आया। तो जयप्रकाश ने जो कहा कि तरुणाई की उद्दाम उफनती लहरों पर सवार होकर, आप जो आक्रामक बोल रहे, आक्रामक नहीं, आप ये बोलिए कि परिवर्तन, कि समाज में, देश में बदलाव कैसे, हम परिवर्तन के वाहक लोग थे कि परिवर्तन कैसे हो, जिसकी आजकल बहस बंद हो गई है। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे से इस शहर के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने नेतृत्व छात्र राजनीति का किया, जन राजनीति का किया, लेकिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तो मैं सब पदों पे रहा जी। लेकिन उसके बाद में मैंने पद की गुंजाइश खत्म की कि पद की दौड़ के अंदर आदमी गिरता ही चला जा रहा है। जिन मूल्यों के राजनीति कर रहा है उन मूल्यों के आधार पर वो राजनीति हासिल नहीं कर सकता है। तो आज की तारीख में जो मैं सोच रहा हूँ, तो मेरी एक छात्र नेता के रूप में, एक जन नेता के रूप से बढ़कर एक नागरिक के रूप में मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो मैं जो शहर की स्थिति देख रहा हूँ, मैं अभी देश पे नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तलत महमूद का गाना याद आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ और समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की सुबह। वाह। और उसमें आगे लाइन के अपना भी गम है और उनका भी गम है और अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। क्या बात। डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल एक ऐसा नाम है जिन्होंने समय समय पर रविवार पत्रिका के माध्यम से और फिर समाजवादी आंदोलन में शरद यादव जैसे देश के बड़े नेता के साथ मिलकर इस देश के विकास के चिंतन में सहभागिता की। बेशक सुभाष जी, आप चाहते तो, चूंकि आपने छात्र राजनीति में जब शुरुआत की थी, 2 बार सीनेट के पदाधिकारी रहे, 1 बार ईसी मेंबर रहे, चाहते तो आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़कर भी आगे नेतृत्व दे सकते थे, लेकिन आपने उसके बाद में इन चुनावों से परहेज क्यों किया? आपको मैं इसका क्या उत्तर दूं? सबसे पहले तो आप हर एक इंसान की जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा जिनकी ज़िंदगी त्याग से शुरू हुई, संघर्ष से शुरू हुई, बाद में वो भोगी बन गए, लेकिन हर जगह आवश्यक नहीं है। जिस दौर में मैं राजनीति में आया 70 में, तब इंदिरा गांधी शबाब पे थी और देश के समाजवादी और सब लोग उनकी पार्टी में जा रहे थे। उस वक्त मैं अकेला था जब कॉलेज में सारे चुनाव जीतता था, खुद सब पदों पे रहा और रोज़ आंदोलन प्रदर्शन करता था। तो मेरे मन में एक भारत का सपना था और जब आपातकाल में छोटी सी उम्र में जेल में गया तब मेरे सब वहाँ से बड़े लोग थे, तो भावी भारत की कल्पना के ऊपर महीनों महीनों बहस करते रहे। तो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में एक भारत की तस्वीर है। मैं आपसे शहर की बात करने के लिए बैठा हूँ, तो मेरे दिमाग में जब मैं कार में निकलता हूँ तो मुझे शहर के अंदर लगता है कि यार अब ये क्या होना चाहिए, वो जो एक तड़फ होती है। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में नहीं,
मैं समाजवादी आंदोलन का आदमी हूँ जी। तो मेरे लिए कोई दल नहीं था और मेरे दल वाले मेरे साथी थे वो उत्तर प्रदेश में थे, बिहार में थे और उनके भी दल से मैं हर जगह खुश नहीं था। तो मैं खाद बनने के लिए आया था जी। और आपको बताऊं, आपसे बात करते हुए याद आ रहा है मुझे कि एक पागलपन का दौर था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। वाह। तो आज भी मैं आरक्षण के लिए आरक्षण के घोर पक्ष का आदमी हूं, आज भी मैं धर्मनिरपेक्षता का आदमी हूं। तो सबको बड़ा बुरा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी अन्य धर्म को नहीं मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अन्य इंसान में भेद करता हूं। मैं ये मानता हूं कि रंग, नस्ल, जात, मजहब, अमीर, गरीब, नारी, किसी को भी लेकर असमानता नहीं हो। सबके लिए प्रेम रहे, प्रेम का सद्भाव रहे, प्रेम दुनिया में चले। रोटी बड़ी कैसे हो आदमी की, शिक्षा कैसे बड़ी हो आदमी की, चिकित्सा कैसे बेहतर हो इंसान की, इसके लिए मैं राजनीति में आया था। वो कर्म में अपना दूसरों के माध्यम से करवाता रहा, रविवार के माध्यम से करता रहा। और मुझे एक चीज़ का सुकून है कि मैं जो राजनीति में बोलता था वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में गया कि मैं सिद्धांत के साथ व्यवहार का संतुलन रखता हूँ। वाह। सिद्धांत 1 नंबर के ऊपर। तो मेरी चेहरा हमेशा साफ रहा है। उंगलियां किसी का काम निपटाने में, कुछ करने में मैं एक इंसान हूँ, खराब हो सकती है कि उंगलियां धुल सकती है, चेहरा कभी नहीं धुलता। वाह। तो मैंने सिद्धांत के साथ व्यवहार का संतुलन रखा है। जब मैंने जिनके लिए भाषण दिए, जिनको मैं लड़ा के लाया, जिनको मैंने चुनाव में हराया, वो आज केंद्रीय मंत्री भी बने, वो मुख्यमंत्री, वो तरह तरह से बने हैं, वो देश भर में भी कहीं पर भी गए। तो जीतना हारना कोई एक मकसद नहीं है। एक बात और आपको बोल रहा हूँ जो आप समझिएगा, अभी मेरे मुँह से कहाँ जीतने का निकल गया। मैंने मैदान किया, हजारों छात्र मरते थे, जीत गया। आज ये हार गया, ये चुनाव हार गया। ये जो चल रहा है कि नहीं, हारे तो लोहिया भी थे, हारे तो जयप्रकाश भी थे, हारे तो सुभाष बोस भी थे, हारे तो भगत सिंह भी थे, हारे तो जीते तो मुगल भी थे, जीता तो चंगेज खान भी था, जीता तो गौरी भी था। हारने वाला महाराणा प्रताप हो सकता, शिवाजी हो सकता, लेकिन वो हारने वाला भी जीत से बड़ा था। वाह। तो ये हार और जीत क्या है? जीत की कोई खुशी ना और हार का कोई गम ना हो। जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास में शहर को, समाज को, देश को बनाने का सपना है, तो हार जीत से ऊपर है वो। तो मुझे आज एक सुकून है, मेरी आत्मा को, दिल को चैन है कि यार मैंने राजनीति हो, उद्योग हो, व्यापार, मैं वकील हूँ, मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसके लिए मैं शर्म, ये मेरी कोई आत्मस्तुति या प्रशंसा नहीं है जी। आप समझना, बड़ा गलत लगता है कि मैं अपनी हाके जा रहा हूँ, ये स्वभाव के प्रतिकूल है। न तो मुझे पद्मश्री की चाहत है, न मुझे कोई पद प्रतिष्ठा किसी भी सरकार से चाहिए। मैं शरद यादव को 2007 में ही बोलकर आ गया था कि मुझे कोई काम नहीं है। वो बहुत, उनको झटका भी लगा था। मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ। तो ये जो ये दर्द है, इस दर्द का दावानल बेशक आपकी उस दौर की जो यात्रा रही है, आप मीसाबंदी भी रहे हैं, आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 2 बार सीनेट मेंबर रहे, 1 बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहे और 5 बार से भी अधिक बार आपने जेल यात्रा की। छात्र राजनीति में इतनी अधिक बार जेल यात्रा करने वाले एकमात्र आप ही ऐसे किरदार इस शहर के हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि ये नेतृत्व की वो ताकत है जो जनता के लिए, समाज के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष करने का मादा रखती है। तो वो जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की राजनीति का दौर था और उसके बाद की जन राजनीति के जो दौर रहे हैं, आपको इसमें क्या मूल परिवर्तन दिखाई देता है? देखिए, मूल परिवर्तन सब भली बात ही जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि अभी हम उस विषय पर बात नहीं करें जी। वो बात इसलिए नहीं करें कि अभी मैं शहर के लिए बैठा हूँ, बेशक, और अपन शहर की बात करें, शहर के आज के हालात पर बात करें तो बेहतर रहेगा। आपको शहर के विकास के लिए जो खाका रचा गया है, जिसे मास्टर प्लान नाम दिया गया, उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। और ये सच है कि इस शहर में यदि मास्टर प्लान को लेकर सर्वाधिक चिंता और चिंतन किसी ने किया है तो वो डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल ही हैं, जिसे ये माना जाता है कि वो इसके लिए बेशक चिंतित हैं। थोड़ा सा मास्टर प्लान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में यदि हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो इससे हम रूबरू हो पाएंगे। श्याम जी, ये आपकी ज़र्रा नवाजी है, मेरे प्रति प्रेम है। मैं कोई मास्टरमाइंड भी नहीं और कोई सर्वश्रेष्ठ जानकार भी नहीं, लेकिन एक जागरूक नागरिक ज़रूर हूँ जो पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, विचार करता हूँ और उस पर कर्म और संघर्ष भी करता रहा हूँ। जी।
मास्टर प्लान के लिए मैं आपको क्या बताऊं, बात 1995 की है। मास्टर प्लान पब्लिश हुआ था जी। उसके पूर्व 1972 में मास्टर प्लान आया था 1992 तक के लिए। अच्छा। 3 बरस बाद 95 में मास्टर प्लान आया। वो 95 to 2005 का मास्टर प्लान था। पब्लिश हुए को उसको 20 दिन हो गए थे, 30 दिन में आपत्तियां बुलवाई जाती है जी। मैं अप्सरा होटल के अंदर मैंने पत्रकारों को बुलाया और उनके हाथ में मास्टर प्लान की किताब दी। तो उन्होंने सबने पहली बार मास्टर प्लान की किताब देखी थी और उसके बारे में सुना था। अच्छा। मैंने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद मैं घर गया तो मैंने नई दुनिया के तब के मालिक और संपादक माननीय अभय छजलानी जी को फ़ोन लगाया जी। मैंने कहा भाई साहब मैंने ऐसा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया मास्टर प्लान पे। वो बोले मैं छाप दूंगा। तो मैंने कहा मैंने आपको छापने के लिए नहीं, मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि मैंने ये पत्रकार वार्ता किसी निजी सुख दुख के आधार पर नहीं, शहर के हित में ली। वो हंस दिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर 5 कॉलम की खबर थी जी। और उन्होंने अपने पत्रकार को बुलाकर बोला कि ये मैं किनसे जान रहा हूँ, ये आपका काम था जी। अगले दिन से उनके पत्रकार ने अखबार में विकास योजना 1995-2005 छापना शुरू किया। उसमें इतनी विसंगतियां थी कि चौथे दिन शहर के बुद्धिजीवी खड़े हो गए। अरे वाह। उच्च न्यायालय गए और मास्टर प्लान रद्द हुआ। मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान उस वक्त क्या था, भानुमति का कुनबा था, कहीं से ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर उसको जोड़ दिया गया था। सर पेड्रिक की सेवाएं नहीं ली गई थी, तब शासन का आदेश था, अफसरों ने बना दिया। मास्टर प्लान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र का रिंग रोड ड्रॉप कर दिया गया था। एयरपोर्ट के सामने हमारा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है भविष्य में, तो फॉरवर्डिंग एजेंसी वहां होना चाहिए, वो लसोड़िया मोरी में शिफ्ट कर दी गई थी। उसके पीछे भी आग्रह और सब खेल तमाशे थे जी। उसके बाद में विसंगतियां बहुत थी, लेकिन उसके बाद जो उसमें अच्छी चीज थी जो मैं आज भी नहीं भूलूंगा, उसमें सर्कुलर ट्रेन थी जी। इंदौर में सौभाग्य से क्या है कि एक ट्रेन जैन कॉलोनी से केशरबाग रोड के उधर से महू को जाती है इंदौर स्टेशन पर, और दूसरी ट्रेन सावेर रोड से उज्जैन की ओर जाती है जी। तो ट्रेन को सर्कुलर इस तरीके से बनाया गया था कि उसको उधर बाईपास के उस पर कनाडिया से जोड़ा गया था पूरा सर्कुलर, और इस तरफ गोमटगिरी के पीछे से जोड़कर पूरा सर्कुलर बनाया गया था जी। वो सर्कुलर उसके बाद नहीं आया, वो प्लान रद्द हो गया 1995 वाला। और आप जब बात कर रहे हैं मास्टर प्लान की, तो उसके अंदर मार्ग थे, और जैसे मैंने बताया कि मार्ग जो है वो चंदन नगर बस गया था। दुर्भाग्य देखिए कि जो मास्टर प्लान लाते हैं वो उसको कितना लागू कर पाते हैं वो तो बहुत कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत साधारण सी चीज है कि आपने मास्टर प्लान में जो मार्ग है उसके ऊपर कम से कम यार पत्थर लगाने का, बोट लगाने का तो पुण्य कर दो। जितने भी मार्गों पर अवैध कानूनी कटी है, तो जिसने प्लाट लिया है उसकी ईंट, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, पैसा लगा है उसका। प्लाट कोई मुफ्त में नहीं मिला है। यदि उसको ये मालूम होता कि यहाँ पर मार्ग है तो वो कभी भी वहाँ प्लाट नहीं लेता और मकान नहीं बनाता। बिल्कुल। वो पुण्य कर्म न तो कल हुआ न आज हुआ है। आज तक भी मास्टर प्लान की सड़कों पर कहीं भी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। जी 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 जी। आगे और बोल दूं कि मार्ग के बारे में मैंने पहले भी बोला, पहले भी लिखा बहुत बार कि मैं बैठा हूं, हमारा शरीर है, शरीर में हृदय है, दिल है। तो दिल का जो स्थान मेरे शरीर में है वही मार्ग का स्थान किसी भी शहर की, किसी मुल्क की जिंदगी में है। बिल्कुल। यदि मेरे शहर की आर्टरिया, दिल की आर्टरिया अवरुद्ध होगी तो मुझे हार्ट अटैक आएगा, हार्ट फेल होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, किडनी फेल होगी, मैं बीमार होऊंगा। वैसे ही शहर आज बीमार है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कभी कहा था कि अमेरिका के मार्ग दुनिया में सबसे अच्छे हैं। इसलिए नहीं कि अमेरिका धनवान है, अमेरिका के मार्ग दुनिया में सबसे अच्छे हैं इसलिए वो धनवान है सबसे अधिक। बिल्कुल। मैं अमेरिका गया हूं दोस्त जी। मैं लॉस एंजल्स घूम रहा था, करीब 15 बरस हो गए, 20 बरस। तो मैं देखता हूं कि जो मुख्य मार्ग है वो तो 250-250, 300 फुट चौड़े हैं, 400 फुट। उनके दोनों ओर बगीचे लगे हुए हैं। और मैं जब गलियों में देखता हूं तो वो 100 फुट चौड़ी गलियां हैं कॉलोनी की। और उन पर जो वृक्ष देख रहा हूं वो सब 50-50 बरस के हैं।
अमेरिका 250-300 साल का मुल्क है। उन्होंने इस प्रकार से नियोजित विकास किया है कि वो पूरा का पूरा वहां दिखता है। बिल्कुल। आपने मुझसे मास्टर प्लान का इस शहर का इतिहास पूछा था। हाँ, आपने एक फेडरिक का भी जिक्र किया था। तो मिस्टर फेडरिक आए थे इंदौर 1918 में। महाराजा तुकोजी राव ने उनको बुलाया था। अच्छा। देखिए महाराजा की दृष्टि, उनको 1918 में उनको स्कॉटलैंड से बुलाया था 1918 में। जी। उन्होंने मास्टर प्लान महाराजा के दरबार में दिया था जी। उसकी विशेषता देखिएगा। उन्होंने शहर छोटा था, उस वक्त बाहर था ही नहीं, तो सबसे अधिक जोर दिया था ड्रेनेज सिस्टम पर। तो पूरी गटरें बनी थी। एक दूसरा जो बाह्य विकास था, तो उस वक्त छावनी बाहर था, उस वक्त मल्लारगंज बाहर था। आप यशवंत रोड देखिए, जो शहर का मुख्य हृदय स्थल है, वो कितना चौड़ा बनाया उन्होंने। और मल्लारगंज की गलियां देखिए, और उसके बाद में छावनी की सड़क देखिए, तो वो उन्होंने पूरे 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 चौड़े बनाए थे। आज भी वो यातायात का दबाव झेल रहे हैं। बाद में जब 1972 में मास्टर प्लान आया, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि यार आप सर पेट्रिक से प्रेरणा लीजिए और किसी विशेषज्ञ को बुलाइए। जवाहर मार्ग 60 फुट, महात्मा गांधी मार्ग 60 फुट। तो उस वक्त जो उस कमेटी के एक मेंबर थे, वो बहुत अच्छे समाजसेवी हुए, अपने फील्ड के बहुत भले आदमी थे वो। शहर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उनकी इस मामले में दृष्टि नहीं थी। तो जब बोला कि जवाहर मार्ग को 60 फीट की जगह 100 फुट करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा क्या फुटबॉल खेलेंगे? तो ये सब सोचने की बात है। इस वक्त हमारे शहर का मास्टर प्लान पिछले 2-3-4 वर्षों से बंद पड़ा है जी। क्यों नहीं आ रहा है मैं नहीं जानता। 79 नए गांव जोड़ दिए गए, उनमें नक्शे धारा 16 में पास कर दिए गए। क्यों कर दिए, क्या कर दिए गए, प्रश्न इससे नहीं। इस शहर की जनता से मत खेलो। नुकसान इस शहर की जनता का हो रहा है। बिल्कुल। आपके लिए वो खेल तमाशा हो सकता, आपके लिए बटर ब्रेड हो सकता है वो। लेकिन जनता की रोटी मत छीनो, जनता की जिंदगी को बेजार मत करिए आप। जनता आज परेशान है। श्याम बाबू, जो मैंने शुरू में बोला कि जाए तो जाए कहाँ, एक नागरिक के रूप में नहीं, मैंने बार बार पीड़ा भोगी, यातना भोगी, जेल गया हूँ। मेरे पिताजी माताजी ने तो कभी मुझे कान भी नहीं पकड़ा जी। तो मैं किस लिए गया? और आज ऐसी बात करूं तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आज मन दुखता है। कुत्ते काट रहे हैं हजारों को। पानी से दूषित होने से पूरी दुनिया में कोई मरा है? जो हमने कर दिया, और कोई गुस्सा नहीं है उसके लिए, कोई जो आक्रोश होना चाहिए वो नहीं है। उसके बाद में आप शहर में निकलिए, हर जगह दम घुटता है, पूरा जाम पड़ा हुआ है। मेरा घर पूर्वी क्षेत्र में भी है, बाईपास के उस पर। मेरा घर पश्चिमी क्षेत्र भी है, महेश नगर में। जब मैं महेश नगर में था तो पूर्वी क्षेत्र के लोग मुझसे बोलते थे, अरे यार आपके इधर तो नहीं आ सकते, मैं इधर ही रह रहा हूँ आज भी, अरे बहुत जाम है। आज मालूम पड़ रहा है कि महेश नगर से ज्यादा जाम उधर है। रोज जाम लग रहे हैं। वजह अनियोजित विकास जी। और आप कुछ बोलो, कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ कर ही नहीं सकते। आप सुधर जाओ, जग सुधर जाएगा। अरे मेरे भाई मूर्खों, कैसे सुधर जाएगा? ट्रैफिक के लिए लाइट लगाना पड़ेगी, कैमरा लगाना पड़ेगा यार, जवान खड़े करना पड़ेंगे यार। मेरे निकलने से, लाइट में रुकने से क्या हो जाएगा? मैं आपको 2 उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि विल पावर से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप नंदा नगर देख रहे हैं, आप पाटनीपुरा देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे जी, उनके पास विजन आया, विजन था, प्लस उन्होंने हिम्मत से उस वक्त, आज के 22-23 साल पहले ये काम करके दिखाए। वहां पर सराफा बाजार खुल गए, वहां का आदमी खुली हवा में सांस ले रहा है जी, और एक बेहतर जिंदगी जी रहा है। जो मील क्षेत्र था, मिल क्षेत्र के नाम से आप उनको सेकेंडरी पर्सन समझते, जो इस देश के अंदर चलने की बीमारी है। दूसरा उदाहरण दूंगा, स्मार्ट सिटी। मैं महेश नगर रहता हूँ, लाख मैंने बिचौली में घर बना लिया, 25 साल हो गए मैं नहीं गया हूँ। महेश नगर से घर से निकलना मुश्किल था। बड़ा गणपति से गंगवाल बस स्टैंड जाओ कैसे? 40 फुट की रोड थी, निकलना पूरा मार्ग अवरुद्ध था। उसके बाद काला घोड़े से टोरी कॉर्नर तक, फिर वही बियाबानी, निकल ही नहीं सकते, गाड़ी नहीं निकल सकती, पूरा क्षेत्र तंग और बंद पड़ा हुआ था। मोदी जी की स्मार्ट सिटी आई, शिवराज सिंह चौहान ने काले घोड़े पर पूजन किया, प्रताप प्रतिमा जी।
महाराणा प्रताप प्रतिमा से। और चला बुलडोजर। तो उस वक्त मैं पहला आदमी था जिसने टोरी कॉर्नर के मंच पर खड़ा होकर, वहां पर सांसद विधायक भी थे, हर साल टीपी सम्मेलन होता है, माननीय सत्तन जी भी थे, और मैंने खड़े होकर बोला कि बुलडोजर चल चुका है, न अपील न वकील न दलील। और डोरे से आदमी सड़क नाप कर बोल रहा है कि 60 फीट जाऊं कि 80 फुट जाऊं कि 100 फुट जाऊं। मैंने कहा ये एक बहुत 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 अच्छा काम है जो बहुत बहुत गलत तरीके से हो रहा है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, यहाँ हटा रहे हैं, वहां तोड़ रहे हैं, 80 फीट कर दो, 100 फीट कर दो, उसका मकान उजड़ रहा है। अरे यार, आप आपकी यात्राओं पे हजारों करोड़ खर्च कर देते हो, मंत्री लोगों, मुख्यमंत्री लोगों, यार गरीब लोगों को प्लाट दे दो यार, हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है यार, और ये मार्ग बना दो। यहाँ मुआवजा देने में आपकी क्यों जान सूखती है? तो मार्ग पहली आवश्यकता है। तो पश्चिमी क्षेत्र की आज स्थिति ये है कि अन्य मार्ग का भी मैं रोज अखबार में पढ़ रहा हूँ कि बनने वाला है, शुरू हो रहा है, कब बन जाएगा कोई नहीं जानता। एक मार्ग धार रोड से आ रहा है, सिरपुर से चौड़ा होते हुए गंगवाल बस स्टैंड से सेवालय के वहां छतरी बाग से होता हुआ पंडरीनाथ से जुनीन दौर को करते हुए स्टेशन की ओर जा रहा है, छावनी की ओर। वो एक श्रेष्ठ मार्ग और मिल रहा है, वो भी पिछले 8 साल से खेल तमाशे में पड़ा हुआ, बीच में अवरुद्ध होकर पड़ा हुआ है। कैलाश जी की मैंने उधर तो तारीफ की है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि 1 नंबर विधानसभा के अंदर आप गोराकुंड से निकलो तो सही, कहीं से निकलो तो सही यार, सारे मार्ग अवरुद्ध पड़े हुए हैं यार। तो इस शहर का मालिक कौन है? मालिक मतलब इस शहर का सेवक कौन है? मेरे करने से क्या होगा? आप जो पदों पर बैठे हुए हो, आप जो जिम्मेदार लोग हो, जिनके हाथ में पावर है, अधिकारी जिनकी सेवा में बैठे रहते हैं, तो अधिकारी इस शहर को चला रहा है कि आप चला रहे हो, या आप मिलजुल कर? सबसे पहले इस शहर को मैं जो आगे की आपको कल्पना कर रहा हूं वो भयावह है। मैं इसीलिए आपके स्टूडियो में भी आपके बुलाने पर आ गया जी। आप कल्पना करिए, 140 नंबर स्कीम अग्रवाल पब्लिक स्कूल वाला रोड है, खूब माल आ रहे हैं, शॉपिंग माल आ रहे हैं। सिर्फ 10-15 बरस पहले वहां कुछ भी नहीं था, वो रोड भी नहीं थी 20 बरस। बिल्कुल सही। रिंग रोड से भी रास्ता नहीं था। आज स्थिति है कि हर वक्त जाम है, और बाईपास से लेकर नया पास का 5 किलोमीटर का अंतराल है, उन सब के बीच में नई कॉलोनियां कट रही हैं। सिर्फ स्कीम नंबर 140 के अंदर 3000 वकीलों के चेंबर बन रहे हैं आप, और वहां पर हजारों प्लाट खाली पड़े हुए, हजारों 140 नंबर, उसका आजू बाजू, और यदि मैं ये कहूं कि लाखों प्लाट खाली है, लाखों मतलब कोई हवाई आंकड़ा नहीं है हो, ये नेताओं की भीड़ में 1 लाख और 10 लाख बता रहे हैं, मैं लाखों बोल रहा हूं तो मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं जी। सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मैरिज गार्डन आ रहे हैं, रोज जाम पड़ा है। अगले 5 साल में, 10 साल में चलने की स्थिति भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और कोई विचार नहीं है उसके ऊपर। और आप इंदौर का दुर्भाग्य देखिए, मुंबई समुद्र किनारे, 3 तरफ समुद्र है, बिल्कुल, एक तरफ मुंबई है। इंदौर का जो सौभाग्य था उसको दुर्भाग्य में बदल दिया गया है। इंदौर चारों तरफ है, बाईपास गया, अब आप सागर रोड पर जाइए, उज्जैन तक जाम है। आप खंडवा रोड पर जाइए, पूरा जाम है। धार रोड पर चारों दिशाओं में जाम है, न सर्कुलर ट्रेन है। मेट्रो पर जो खेल तमाशा हो रहा, आपका पलासिया का, आपने मेरे को आते से ही प्रश्न किया था रिकॉर्ड कि ये जो ब्रिज बन रहा है एबी रोड के ऊपर नया वाला, क्या नाम है उसका? एलिवेटेड ब्रिज। वो मुझे नहीं मालूम, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, कोई इंजीनियर बोल रहा बुरा बन रहा है, कोई बोल रहा अच्छा बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन BRTS की सजा हमें मिल चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि यार वो दिल्ली में जो है वो मेट्रो ट्रेन आ गई और कनॉट प्लेस के नीचे से ट्रेन निकाल दी। वो श्रेष्ठ वास्तुविद थे यार। आप किन्हीं को बुलाओ यार, जिनका रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं हो, जिनके कमीशन नहीं हो, जिनके प्लान बनाने में नहीं हो, जिनका, मेरा आज सिर्फ विषय टेक्निकल बोलने का है लेकिन फिर भी बोलूंगा, जिनका बनाने वालों से या बनाने वालों के जो खेर ख्वाह सत्ता से नेता, उनसे गठबंधन नहीं हो, या वो सिर्फ शहर के हित में, देश के हित में ये त्याग कर दें कि श्रेष्ठ वास्तुविद से आप बनवा के यार सही, फिर गलत नहीं बन जाए कहीं यार। आप ये तो बताइए जनता को कि हमने इनसे बनाया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि महाराजा तुकोजराव ने स्कॉटलैंड से बुलाया था, बिल्कुल, सर पेड्रिक, और पेड्रिक ने ड्रेनेज सिस्टम की चिंता करते हुए पर्यावरण पर जोर दिया था पूरा।
उन्होंने श्रमिकों की बस्तियों पे जोर दिया था पूरा का पूरा कि किस तरह से रहेगी। तो वो पूरा एक विशेषज्ञ रूप में अपनी सेवाएं दी थी। आपको ऐसा विशेषज्ञ बुलवाइए, ये मेरा निवेदन है। ये बार बार पटेल ब्रिज को लेकर भी बातें चल रही, जिस तरह से एलिवेटेड ब्रिज की बात है, पटेल ब्रिज को भी कभी चौड़ा करने की बात होती है, कभी ऐसे घुमा कर ले जाने की बात होती है। इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में वो है। इस पर आपका क्या अभिमत है? मेरा एक ही मत है, चाहे वो पटेल ब्रिज हो, चाहे कोई सा भी मार्ग हो, मास्टर प्लान का मार्ग है तो उससे खिलवाड़ मत करो, उस पर बोर्ड लगा दो कि ये मार्ग है। अधिकांश मार्ग नजूल और सरकारी भूमियों पर डाले टाउन कंट्री प्लानिंग वालों ने, सोच समझ के कि मुआवजा नहीं देना पड़े और आसानी रहे। लेकिन और किसी की जमीनों में भी डले हुए हैं, वो भी मैं जानता हूँ, तो वहां पर बोर्ड लगा दो। सबसे पहला काम एक करो और आप मुआवजा देकर वो सारे मार्ग खुलवाइए। इस शहर की जनता को ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन से वो जिंदा रहेगा, आप उसके मरने का प्रबंध कर रहे हो। लोग क्या बोलते हैं, बात करो यार, हमने तुम्हारे घर में ऑफिस बुला लिया है, हाँ भी सब्जी भी घर में बुला लो, फ्रूट भी घर में बुला लो, खाना भी घर में बुला लो, लेकिन घर में जब कोई बीमार पड़ेगा, सीरियस होएगा, तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? सही बात। हम वो क्या करें, बाद में बेचारा एक नागरिक है, वो चिंता कर भी लेगा तो उतनी कर सकता है, लेकिन हम जागरूक बने। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय मंत्री जी हो, हमारे यहाँ के गणमान्य विधायक हो, कि यार दोस्तों, आप सबके अंदर इंसान है, कोई से भी दल के हो, जिंदगी की जद्दोजहद में, सत्ता प्राप्ति की जद्दोजहद में, पद पैसा प्राप्ति की जद्दोजहद में हम कहीं डूब भी जाते हैं, लेकिन अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। इस शहर को बचाने के लिए सब कुछ भूल जाओ यार, पहले इस शहर के लिए सोचो कि ये शहर हमारा मर रहा है यार। सारे मार्ग खुदे पड़े हुए, अवरुद्ध है, क्यों नहीं बन रहे पिछले 10-5 साल से? पहला ध्यान इसके ऊपर दे दो, मार्ग के ऊपर दे दो। आपको एक और चीज बता दूं, आप बोल रहे हो मास्टर प्लान का ग्रीन, सब ग्रीन का हल्ला मचाते हैं। हमारी माननीय सांसद थे सुमित्रा जी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उनने पूरा ग्रीन डलवाया। मेरा प्रश्न है कि ग्रीन बहुत जरूरी है, ग्रीन नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? लेकिन ग्रीन डलवा तो दिया, लेकिन ये ग्रीन किसी के लिए मजा और किसी के लिए सजा है। जिसके यहाँ ग्रीन डल गया उसको जीते जी मार दिया। 1972 का ग्रीन आज तक ग्रीन है, और जिसने ग्रीन पर अवैध कॉलोनी काट दी और नेताजी का संरक्षण ले लिया, वो करोड़पति होकर बैठा हुआ है। और जिसने ग्रीन के लिए कानून के अंदर आस्था रखी, वो अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखकर और बैठा हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि ग्रीन हो, ग्रीन बढ़ाइए, लेकिन एक समयावधि में 2 साल में, 3 साल में उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उसको बदले में जमीन दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए। इन्होंने किसी भी ग्रीन को आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया है। नेताओं को क्या था, और यार ये इसका पट्टा, ये तो नहीं, सॉरी मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल मैं टेक्निकल बात चल रही है तो सिर्फ उसी में रहने दीजिए। एक और चीज है, अभी बीच में काफी वर्षों से एक बात चली, अहिल्या लोक बनाने की। इंदौर मास्टर प्लान में उसको लाए, बांगरदा से थोड़ा आगे अहिल्या लोक बनाना चाह रहे थे, उसको लेकर उन्होंने अहिल्या लोक के निर्माण के संबंध में जमीनें भी कृषकों की ले ली, जो भी कुछ करना था, या उसमें उन्होंने प्रस्तावित जमीनों के अधिग्रहण की योजना भी बना ली, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये मास्टर प्लान का हिस्सा है अहिल्या लोक, या फिर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ रहा है? नहीं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है और मास्टर प्लान का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन यदि मार्ग निकल रहा है तो एक अच्छी बात है जी, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। प्रश्न इस बात का है कि किसान लोग उठ खड़े हुए, क्यों उठ खड़े हुए? कि उनकी जमीनें जा रही है और मुआवजा उनको रुपए का ढैयाना मिलता है। तो आप यार 50-50 की योजना लाइए ना, कि हम आपकी जमीन लेंगे, उसके दोनों ओर प्लाट काट देंगे, दोनों ओर कमर्शियल कर देंगे, आपको उसके बदले में उतना माल दे देंगे। उसके लिए शासन को उचित टेक्निकल लोग, उचित इकोनॉमी को समझने वाले लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। कोई भी शासन, प्रशासन या समाज मन मर्जी से नहीं चलता है, बिल्कुल। तो उनको सबका सहयोग लेना चाहिए, और वो यदि कहीं से भी रोड निकाल रहा है शासन, तो ये अच्छा काम है, उसका स्वागत होना चाहिए। एक और विषय है कि आप जो यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, महापौर हों, इनके
कार्य को लेकर आपके मन में क्या सोच बनती है, दृष्टि बनती है? ये फिर निजी प्रश्न है, मैं इससे बचना इसलिए चाहूँगा कि वो मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या रह चुके हो या निकल चुके हैं, सभी हम साथ में राजनीति में या कभी न कभी मित्र रहे हैं और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मैं समाजवादी आंदोलन का सिपाही हो रहा हूँ। जी जी। तो बचपन में जो पहली मोहब्बत है मेरी वो उससे है। बाद में ज़िंदगी में और सब जगहों से जुड़ा हुआ हूँ। तो बोलने के अंदर सब परेशान हो जाएंगे, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। सब में अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी हो सकती है, इंसान है, कोई खुदा नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि सब में प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, जिससे शहर की ताकत बढ़े। बिल्कुल, आपका ये एकदम जो बेबाकी आपकी जो प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, आप चाहे अखबार में, चाहे पत्रिका रविवार में आपने अपने संपादकीय लिखे हों या शहर के विभिन्न फोरम पर अपनी बात बेबाकी से कही हो, ये सच है कि ये शहर आपको अपनी बेबाकी के लिए जानता है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपने उसको बहुत अच्छे से समायोजित भी किया कि किसी की ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर, और वो सब चीज़ें लेते हुए ये बात आपने रखी। और आपने अहिल्या लोक के लिए बोला है तो अपन बात समाप्त कर रहे हैं, विषय से अलग है, लेकिन आपको बता दूं, ये मैंने न मालूम कितनी बार बोला, कितनी बार लिखा, तो भी जो चीज़ मिथक या किंवदंती समाज में जुड़ जाते वो मिटते नहीं हैं। आज पुनः आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि अहिल्या माता ने कभी अपने बेटे को हाथी के नीचे नहीं कुचलाया था, ये सिर्फ मिथक है जी। लेकिन जो एक चीज़ है वो सबको जानना चाहिए कि अहिल्या माता को उनके पति के स्वर्गवासी होने पर उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने सती होने से रोका था। बिल्कुल सही। लेकिन अहिल्या माता अपनी बहू और बेटी दोनों को इंदौर में सती होने से नहीं रोक पाई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2008 में अभय प्रशाल में रविवार हमारी पत्रिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी दिवस मनाया जा रहा था। माननीय सांसद सुमित्रा जी भी मंच पर थी। बोलने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उनसे 2 चीज़ बोली, तो उन्होंने कहा इसमें 2 चीज़ ये और जोड़ दो। तब मैं वहाँ अभय प्रशाल में बोला था जी। तो जो कहना चाहता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने तो पूरे देश में जो काम किया था और संदेशा दिया था सती प्रथा के खिलाफ, वो इंदौर के अंदर उसके पहले मल्हारराव होलकर ने करके दिखाया था। तो हम जो ऐसी मल्हारराव होलकर को कोई नहीं जानता जिनने अहिल्या माता दी, तो हम क्या करते हैं, एक तरफा स्तुति में लग जाते हैं। इस शहर के नेताओं ने क्या किया, देवी अहिल्या एयरपोर्ट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बना दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अहिल्या से कर्म और आचरण सीखो। अहिल्या माता उससे मतलब तो वो कर्म और आचरण की सीख अहिल्या माता से प्राप्त करना चाहिए इस शहर के राजनीतिज्ञों और देश के राजनीतिज्ञों ने। ये बात आपकी बेशक बहुत अच्छी है और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि उस अहिल्या माता के नगर में हैं, जिस अहिल्या माता की लोक प्रसिद्धि न केवल हिंदुस्तान की सरहदों में अपितु दुनिया के कोने कोने में लोगों के बीच बड़े सम्मान के साथ जिसको स्वीकार्य है। एक और जाते जाते आपसे प्रश्न, हमारे जो युवा नेतृत्व करता हैं आज की, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे समाज के हों, चाहे विविध आयामों में वो चाहे प्रतिभा के रूप में हों, उन्हें आप शहर हित में क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इंदौर के लिए पूछ रहे हैं या देश के लिए पूछ रहे हैं? प्रश्न इंदौर से शुरू होकर पूरे देश के युवाओं को संदेश के लिए है। मैं इसके 2 रूप बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ जी। युवा एक और एजुकेशन में, मेरे ज़माने में तो 40, 50, 60% पर मेरिट बन जाती थी। आज 80-90% मार्क्स ला रहा है। बिल्कुल। एजुकेशन में उसको यहाँ छोड़िए आप। अपन बात कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, जागरूकता के लिए, तो हजारों आवाज़ें देश के गली गली, गांव गांव से आ रही है। सोशल मीडिया जो है आपका मोबाइल है, ये अमृत है और जहर भी। तो हम बार बार जहर को देख रहे हैं, जहर है। मेरे को शेर के लिए अपन ने बात की, शेर से मेरे दिल में जो तकलीफ है, तड़प है, वो किस चीज़ के लिए कि शेर नशे के भी गिरफ्त में,
नशे से शहर अपराध की भी गिरफ्त में है। तो ये एक पक्ष देखते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो परसों के दिन ही हजारों नौजवानों ने नशे के खिलाफ भी जुलूस निकाला है। ये जो गली गली मोहल्ले से सैकड़ों हजारों महिलाएं निकलती है कि शराब बंद करो पीना, तो ये कैसे निकलती है? सब पीते, तो ये फिर कौन निकल कर आते? बेचारी महिलाएं अपने पति से, अपने बेटे से बड़ी मुश्किल से कमा के लाते और शराब में अपनी पूरी कमाई पूरी कर देते हैं और एक नारकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त रहते हैं। वो जो शराब पीता गरीब आदमी अपने बच्चों के दूध से, उनके बिस्कुट से, उनके इलाज से और उनकी शिक्षा से उनको महरूम करके पीता है। बिल्कुल। तो शराब भारत भूमि पे इसलिए गलत है, एक। और दूसरा, जो भारत का समृद्ध आदमी है वो विवेकहीन हो जाता है। शराब दुनिया में कहीं भी बुरी नहीं है। 100% पी रहे हैं शराब माँ के लोग, लेकिन कुछ नियम है। कार नहीं चलाएंगे, वर्किंग आवर्स में नहीं पिएंगे। लंदन की सड़क पर 31 दिसंबर को 50 लाख आदमी इकट्ठा होता है। मजाक है कि कोई किसी से टक्कर लग जाए, वो सब ड्रिंक करा हुआ होता है। और हमारे यहाँ ड्रिंक करे तो पहले मालूम नहीं पड़ता तो ड्रिंक कैसे किया उसने। तो हमारे यहाँ शराब तो अब इवेज हो गई है। शराब के ऊपर के जो नशे आए हैं वो हमारे यहाँ तबाही ला रहे हैं, हमारे शहर को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस तबाही को भी रोकना चाहिए। और नौजवानों से ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष हमारा इंदौर राइटर्स क्लब है। नए नए कवि आते, नए नए शायर आते, मैं देख के दंग रह जाता हूँ। तो आप सिर्फ सोशल मीडिया खोल लीजिए, हजारों नई प्रतिभाएं भी उभर रही है। मैं बड़ा आशान्वित हूँ। जी। तो दर्शकों, ये हमारे बीच थे डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल। बेशक जो उच्च शिक्षित हैं, जिन्होंने M.Com, MA, LLB और PhD तक की उपाधियां हासिल करके उस दौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अपने नेतृत्व की परचम फहराई और उसके बाद लगातार समाजवादी आंदोलन से इस शहर को दिशा दी। मीसाबंदी के रूप में उन्होंने जो जेल यात्रा की, उस दुख को, उस दर्द को भी अपनी ताकत बनाया। और इन तमाम सारे मसलों के साथ हटकर फिर जिन्होंने अपने शहर के विकास की यात्रा को उच्च स्तर तक ले जाने की सोच अपने चिंतन और मनन के साथ कारगर करते हुए लोगों को दिशा दी, जिन्होंने मास्टर प्लान पर अपने विचार दिए, तो जिन्होंने लोगों की दृष्टि और लोगों के सोच और लोगों के नेतृत्व पर भी अपने बेबाकी से विचार अभिव्यक्त किए, ऐसे डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल समय नाउ के इस हमारे मेहमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सुभाष जी, मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।